तरीके से बार बार आरक्षण समीक्षा की बात होती है और आरक्षण समीक्षा होनी चाहिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट इस पे दबाव दे रहा है, तो आरक्षण के संबंध में अभी हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सर सर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो किस प्रकार से इसकी समीक्षा होनी चाहिए सर? देखिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर एक नियति से इस बात को कहता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो आरक्षण की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक इस देश में टॉप जुडिशरी से लेकर के लोएस्ट लेवल तक इस देश के जो सदियों से सताए गए लोग हैं, जिंदगी के हर पहलू में पछाड़े गए लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और उनके साथ जो हजारों साल से जो जातियां हुई हैं, जो शोषण, अन्याय, अत्याचार हुआ है, उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रतिनिधित्व है। आरक्षण एक क्षतिपूर्ति का माध्यम है। जो क्षति इस देश के गरीब, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित लोगों के साथ सदियों से इस देश में हुई है, उसके लिए क्षतिपूर्ति का कार्यक्रम चलना चाहिए और समीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी सभी तबकों की आबादी के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिले, सभी हाई कोर्ट्स में भी प्रतिनिधित्व मिले। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो आर्मी, आर्म फोर्सेस है, उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी जो पार्लियामेंट का उच्च सदन है, उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। मीन्स हर सरकार के द्वारा फंडेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस देश के सभी लोगों को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मेरी जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समीक्षा होनी चाहिए, मैं उसका आशय इस प्रकार से निकालता हूँ। और जिन लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या के अनुपात से उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में घटा करके किया जाए, उतना किया जाए। सर, देश को आजाद हुए सर 70-72 साल हो चुके हैं, लेकिन सर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित समाज के जज क्यों नहीं है? क्या कारण रहा है सर इसका? हाँ, इसका कारण क्या है? देखिए, यहाँ अभी जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो इनको प्रतिनिधित्व देने की कोई बाध्यता नहीं है जी। इन्होंने चंद परिवारों की वहाँ पर बापोती बना रखी है। चंद परिवार ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज बन करके बैठे हुए हैं और इसलिए यहाँ जो प्रतिनिधित्व है, जो शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड का, उनकी जनसंख्या के अनुपात से नहीं मिल रहा है। तो इसका मूल कारण है कि वहाँ आरक्षण नहीं होना और वहाँ एक कॉलेजियम सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है। उस कॉलेजियम सिस्टम में जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें जुडिशरी ने अपना एकाधिकार सुनिश्चित कर दिया है। जिनको वो चाहेंगे वो जज बनेंगे, चाहे योग्य हो या ना हो, उनके अंदर न्यायिक चरित्र हो या ना हो। लेकिन उन्होंने एक आपसी अंडरस्टैंडिंग ऐसी पैदा कर ली है कि उन परिवारों में से ही वो जजों के नाम रिकमेंड कर देते हैं और सरकार भी बाध्य होती है उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए। और इस प्रकार जुडिशरी में जिन वर्गों की उपेक्षा सदियों से हुई है, उपेक्षा करने वाले लोग ही आज टॉप जुडिशरी में बैठे हुए हैं। तो उनका जो उपेक्षा करने का भाव है, जो उपेक्षा करने का मंतव्य है, वो आज भी बना हुआ है। इसलिए टॉप जुडिशरी में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर अभी SC, ST और OBC का उनकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए वो यहाँ अन्याय के शिकार हैं। सर, क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कानून बनाने लगा है, जबकि राज्यसभा और पार्लियामेंट का काम है? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, मैंने वही कहा, क्योंकि देखिए वहाँ पर उन लोगों का एक माइंड सेट बन गया है कि लोगों को
मैं तो कहूँगा कि उसको जो एक माइंड सेट है जिसको कहेंगे सामंतवादी सोच का या जातिवादी सोच का या अनुवादी सोच का, वो माइंड सेट अभी भी यहाँ के गरीब लोगों को न्याय देने के पक्ष में नहीं है। भारत के संविधान में देखिए पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड 16 के तहत इन लोगों को, इन वर्गों को जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली की बात नहीं गई है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन ये बात कही गई है जो फंडामेंटल राइट में दिया गया है, लेकिन अभी भी उसका उन्होंने एक इनेबलिंग क्लॉज, अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसको इन्होंने अपहोल्ड कर दिया और उसमें ये प्रावधान, इन्होंने ये रीजनिंग दी है कि जो आर्टिकल 15 और 16 है वो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो दे आरक्षण, ना चाहे तो ना दे, मतलब कोई मान्यता नहीं है जी। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल या मौलिक अधिकार होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को कि भाई जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है, आप उस चीज़ को सुनिश्चित करिए, उस प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करिए, कमेटी बैठाइए। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी एक कमीशन बैठाना चाहिए था। उस कमीशन के तहत ये बात तय करनी चाहिए थी कि भाई किन किन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, कम है, तो उसको कैसे पूरा किया जाए, कौन कौन से जो उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनको अपनाए जाएं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको विशेष सुविधाएं देकर के उनके अंदर योग्य लोगों को पैदा किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। सर, संविधान के अनुसार आर्टिकल 12 क्यों ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य का दर्जा देना चाहिए? देखिए आर्टिकल 12 तो बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि भाई केंद्र सरकार पार्लियामेंट, राज्य सरकार विधायिका और उनके अधीन या उनकी मदद से चलने वाले जितने भी प्रतिष्ठान हैं जी, वो राज्य है, वो राज्य है और उस राज्य को, राज्य के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देना बाध्यता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी एक डेमोक्रेसी का एक पिलर है भाई, भारतीय संविधान का रक्षक है और न्यायपालिका है। न्यायपालिका तो राज्य माना ही जाएगा और जब न्यायपालिका राज्य माना जाएगा तो न्यायपालिका में भी सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन सर, आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं। सर, जिस समय सुप्रीम कोर्ट SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर फैसला दिया जा रहा था, उस समय एक भी जज SC से बिलोंग करने वाले नहीं थे। हाँ, ये बात इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि जाके पाँव न पड़ने वाली वो क्या जाना पेपर आई जी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो समाज के उस तबके से निकल करके आए हैं कि जिन्होंने कभी बंधुआ मजदूरी नहीं की, जिनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, जिनका शोषण और अन्याय और अत्याचार नहीं हुआ, उनके साथ छुआछूत का कभी व्यवहार नहीं हुआ, वो संपन्न रहे हैं, उनको सम्मान मिलता रहा है, सम्मान उनका रिजर्वेशन रहा है, सभी संस्थाओं में उनका इस देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात से कई गुना ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहा है। तो ऐसे लोग जब दूसरों को सम्मान मिलने की बात आती है या उनके अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो ऐसे लोग बड़ी बेईमानी से, बड़ी चालाकी से और अपनी न्यायिक
जो कलम है उसका इस्तेमाल करते हैं दुर्भावना के तहत, और जो कलम दुर्भावना के तहत चलेगी वो कभी भी न्याय कर ही नहीं सकती है। तो ऐसे लोग जो जिन्हें इरादतन ऐसे जजों को उस पीठ में नहीं रखा गया कि जो सामाजिक न्याय दे सकते थे या दलितों की या SC/ST की पीड़ा को समझ सकते थे, ऐसे जजों को उस पीठ में नहीं रखा गया। और ऐसे जज ने फैसला दे दिया कि जो इस देश में हमेशा अपना ऊंचा स्थान बरकरार रखने का अपना एकाधिकार समझता है। सर अभी आप देख रहे हैं कि देश को आजाद हुए 70-72 साल हो गए सर, आज भी वही बड़े पैमाने पे दलित समाज के लोगों को पीटा जा रहा है, जूते में पानी पिलाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, और यहाँ तक कि महिलाओं की आबरू इज्जत से खेला जा रहा है, उनको नग्न करके सड़क पर घुमाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एट्रोसिटी नहीं माना जाएगा। हाँ, देखिए सीधी सी बात है, मैंने वही कहा, मेरे इसका कारण वही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जिन वर्गों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है, जिनको अभी भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछें नहीं दी जाती हैं, जिनको अभी भी जूते पहने नहीं दिए जाते हैं, जिनको अभी भी नंगा बदन करके पीटा जाता है, जिनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, जिनको अभी भी जूते में पानी डाल करके पिलाया जाता है, जिनके मुंह में अभी भी पेशाब किया जाता है, वो तबकों के तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है ही नहीं। और अगर एक आध नाम के लिए अगर कोई है तो उस जज का अपना कोई वर्चस्व नहीं है, उसकी कोई बात में दम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो बहुसंख्या है, जो मेजोरिटी है, वो ऐसे जजों की है कि जो अभी भी इस देश में दमन, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी, ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं। अभी उनका ही एक अधिकार है, वर्चस्व उन्हीं का है, उन्हीं बहुसंख्यक वही लोग हैं वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ 70 साल में देखिए डेमोक्रेसी है, अरे लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल जी, हर तबके के लोगों की, हर तबके के लोगों के द्वारा, हर तबके के लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए सरकार चलनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल मानी जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ चंद लोगों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बहुजन को, जो 85% लोग रहे हैं, जो पिछड़े रहे हैं शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जिनके साथ जुर्म, जाति, अन्याय, शोषण, अन्याय हुआ है, ऐसे सभी लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठित होकर के शासन सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेकर के यहाँ इस देश के सभी संस्थानों में सभी वर्गों का एक न्याय संगत उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। तब जाकर के इस देश में लोकतंत्र सही मायने में स्थापित होगा, तब इस देश में एक न्यायिक व्यवस्था काम करेगी। सर इन सब चीजों से बचने के लिए, न्याय अन्याय से बचने के लिए आवाम को, उस गरीब जनता को क्या करना होगा? देखिए आवाम को, देखिए मुझे मालूम है कि उनके पास धन शक्ति नहीं है, उनके पास अभी बाहुबल नहीं है, और उनके पास एक शक्ति है, वो है संगठन शक्ति। संगठन शक्ति, संघीय शक्ति, आपने कहानी पढ़ी होगी संघीय शक्ति जी। कबूतर जो जाल में फंस जाते हैं, वो कबूतर जिनको बहेलिया दाने डालकर जाल में फंसा लेता है, वो सारे कबूतर अपनी जिंदगी के लिए तड़पते हैं, और सारे कबूतर एकजुट होकर के राय बनाते हैं कि एक साथ पूरी ताकत के साथ हम को फड़फड़ाएंगे और जाल को लेकर के हो जाएंगे। तो सारे कबूतर संगठित होकर और पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के पंख फड़फड़ाते हैं और जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। ठीक वही काम इस देश के 85% बहुजन को करना पड़ेगा, सबको संगठित होकर के। सर क्या लगता है कि इस समय जो ये आपदा है, इसमें गरीब, मजदूर, मजलूम जो व्यक्ति थे, क्या उन्हें अपना पराये का अब दिखाई दे रहा है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है? रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, ये तो अनहित दिया जगत में जान पर सब होए। ये विपत्ति आना भी जरूरी है, इस विपत्ति के माध्यम से ही पता लगता
पता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और इस देश के गरीब लोगों को, जिनको लाचार छोड़ दिया, जिनको लापरवाह छोड़ दिया, जिनको बिल्कुल यतीम छोड़ दिया कि जाओ, निकल जाओ, पैदल जाओ, चिलचिलाती धूप में जाओ, छाले पड़ जाए तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे लोग मर जाएं, भूख से मर जाएं, प्यास से मर जाएं, रेल के नीचे कट के मर जाएं, या किसी प्राकृतिक और आपदा से मर जाए, कोई परवाह नहीं। गरीब लोगों को बेसहारा छोड़ दिया और उन गरीब लोगों को ये पता लग गया आज कि कौन अपना है कौन पराया है। जो सामंत शाह सरमाएदार जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों के अंदर जरा भी रहम और तरस उन गरीब लोगों के लिए, बहुजनों के लिए नहीं आया, जो इस देश का निर्माण करते हैं, जो इस देश के सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। और सही मायने में राष्ट्र निर्माता ही राष्ट्र भक्त होता है। बाकी जो आज संघी लोग हैं, ये राष्ट्र भक्त नहीं है, ये भक्षक है, भक्षक। तो इन भक्षकों को उन गरीब लोगों ने, मजलूमों ने, बहुजनों ने पहचान लिया है कि ये लोग हमारे कभी अपने हो ही नहीं सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज अपना पराया नहीं पहचान पाया तो कभी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि ये तो आपदा आई थी। इस तरीके की आपदा ये दलित समाज, बहुजन समाज पे हमेशा आती रही है। चाहे साहू जी महाराज जी का समय रहा हो, चाहे सावित्रीबाई फुले का समय रहा हो, या ज्योतिराव फुले का समय रहा हो, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समय रहा हो, या मानव कांशीराम साहब का समय रहा हो, इस प्रकार की आपदा आती रहेंगी। और बुद्धिजीवी लोग आपको हमेशा गाइडेंस देते रहेंगे और आपको अपना हक अधिकार की बात कहते रहेंगे। हमारे बीच में सिद्धांत गौतम जी ने बहुत अच्छी बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।